दोस्तों, नाट्य शास्त्र की चौथी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली श्रृंखलाओं में नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है उसका परिचय और उसके 36 अध्यायों में पहले अध्याय से 18 अध्यायों तक का वर्णन किया है। आज मैं 19वें अध्याय पर चर्चा करूंगी। तो नाट्य शास्त्र के 19वें अध्याय में उत्तम, मध्यम, अधम वर्ग के पात्रों को संबोधन करने की शैलियाँ बताते हुए गद्य पाठ्य के गुण, स्वर, व्यंजना आदि के उच्चारण, स्थान, स्वरों के उदात्त आदि प्रकार तथा स्वरों के उच्च, दीप्त, द्रुत, विलंबित आदि अलंकार बताए गए हैं। इस अध्याय को 78 श्लोकों में पूर्ण किया गया है। नाट्यशास्त्र के 20वें अध्याय में रूपक के 10 भेद तथा अन्य उपभेदों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही अंक, प्रवेशक, विस्कंभक, चूलिका आदि का भी विधान किया गया है। फिर वीथी के 13 अंगों के समझाकर 152 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। नाट्यशास्त्र के 21वें अध्याय में नाटक की कथावस्तु के भेदों का निरूपण, 5 संधियों, 5 अवस्थाओं तथा 5 अर्थ प्रकृतियों आदि के विवरणात्मक लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार 131 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय में दोस्तों नाटक उपयोगी वृत्तियों का वर्णन मिलता है। भारतीय, सात्विकी, कैसिकी तथा आर्भटी की उत्पत्ति एवं प्रयोग बताने के साथ साथ रसों में वृत्तियों का विनियोग प्रदर्शित किया गया है। इस अध्याय में दोस्तों 66 श्लोक हैं और 66 श्लोकों में इस अध्याय को पूर्ण किया गया है। नाट्यशास्त्र के 23वें अध्याय में इस अध्याय में भरत मुनि आहार्य की उपयोगिता को बताते हैं। नेपथ्य के 4 प्रकार बताकर अलंकारों का विवरण देते हुए विभिन्न देशों के निवासी स्त्री पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले आपाद मस्तक समस्त अलंकारों तथा तिलक, अंजन आदि उपकरणों, राजा श्रेष्ठ आदि को मूर्त करने के लिए धारण की जाने वाली विशिष्ट केश सज्जा या मूछ दाढ़ी आदि की संरचना इत्यादि इस अध्याय की विवेचना के विषय हैं। इस अध्याय को 213 श्लोकों में पूर्ण किया गया है। नाट्यशास्त्र के 24वें अध्याय में इस अध्याय के अंतर्गत सामान्य अभिनय का निरूपण किया गया है। स्त्रियों के स्वाभाविक अलंकार, हाव भाव, हेला, लीला, विलास आदि का वर्णन, मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। काम की 10 अवस्थाओं का वर्णन तथा प्रणय, क्रोध या ईर्ष्या में प्रयुक्त किए जाने वाले संबोधनों का रोचक विवरण किया गया है। अंत में मानवीय भावों में देवांगनाओं के भावों को बताकर 330 श्लोकों में इस अध्याय को पूर्ण किया गया है। नाट्यशास्त्र के 25वें अध्याय में दोस्तों बाह्योपचार का वर्णन है तथा इसमें नाट्य की बाहरी सामग्रियों का वर्णन भी है। इसके अंतर्गत वैश्विक पुरुषों के लक्षण तथा सहज गुण, उनके मित्र एवं दुती आदि का सांगोपांग निरूपण किया गया है। काम तंत्र के अनुसार स्त्रियों की प्रवृत्ति, प्रेमियों के प्रकार तथा वेश्याओं के व्यवहार के साथ ही वशीकरण के भी उपायों का वर्णन करके इस अध्याय को 79 श्लोकों में समाप्त किया गया है।
नाट्यशास्त्र के 26वें अध्याय में चित्राभिनय से संबंधित है। इसके अंतर्गत आकाश, रात्रि, सायंकाल, अंधकार, विद्युत, उल्का आदि को प्रदर्शित करने के लिए किए जाने वाले अभिनय का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में आकाश भाषित वृद्ध एवं बालक के संभाषण, आसन्न मृत्यु आदि के मंचन आदि की विधियां भी प्रदर्शित की गई हैं। अंत में निर्देशन और नाट्य की प्रतिष्ठा के कारणों को बताकर इस अध्याय को 130 श्लोकों में पूर्ण किया गया है। नाट्यशास्त्र के 27वें अध्याय में दोस्तों देवी तथा मानुषी सिद्धि एवं उसमें आने वाले विघ्नों का पूर्ण विवरण किया गया है। इसी अध्याय में नाटक प्रदर्शन के निर्णायकों की श्रेणियों एवं योग्यता का परिचय भी दिया गया है। तत्पश्चात आदर्श पात्र के गुणों को बतलाकर और आदर्श प्रयोग का स्वरूप बताते हुए 102 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे नाट्यशास्त्र के 19वें अध्याय से 27वें अध्याय तक की चर्चा। नाट्यशास्त्र की 5वीं श्रृंखला में मैं 28वें अध्याय से 36वें अध्याय तक चर्चा करूंगी, जिसमें से 28 अध्याय से 33 अध्याय संगीत विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इसलिए